हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फाइंड एन की वैल्यू फाइंड कीजिए इफ द रेशियो ऑफ द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये एक्सपेंशन दे रखी है, इज √6:1। आपको इसकी एक्सपेंशन के अंदर जो फिफ्थ टर्म है शुरुआत से, जैसे कि लेट सपोज इसकी एक्सपेंशन हम करेंगे तो मान लीजिए यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं 8, तो शुरुआत से जो पांचवी टर्म है उसका रेशियो फिफ्थ टर्म, और पीछे से जो पांचवी टर्म है, पीछे से अगर इसमें हम गिनेंगे तो ये होगी जैसे 1 2 3 4 5, एक ये वाली टर्म होगी, ये पीछे से होगी। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इज टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, इन दो टर्म्स का जो रेशियो है वो ये दे रखा है √6:1। तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे। तो हमें इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ये चाहिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, वो हम पहले निकाल लेते हैं। हमें पांचवी टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म को हम TR+1 की फॉर्म में जब लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे T4+1। हमारा R यहाँ पे जो है एक कम होता है, जौन सी वो टर्म होती है। R मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मेरे को R की ज़रूरत पड़ेगी आगे एक्सपेंशन में, तो आप ऐसे R को लिख के दिखाना। अब फिफ्थ टर्म निकालनी है मेरे को, तो जनरल टर्म हमारी होती है NCR, यहाँ पे N का ही काम कर रहा है, NC और R हमारा 4 हो गया, ये कॉम्बिनेशन पार्ट हो गया। फिर फर्स्ट टर्म जो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म होती है उसकी पावर n-r होती है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है √2 और यहाँ पे ये 4 लगा हुआ है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 1/4। जैसे स्क्वायर रूट होता था √2, तो इसको क्या लिखते थे? 2 की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 होता है। ऐसे जब क्यूब रूट होता है तो यहाँ पे 3 होता है, तो इसे 2 की पावर 1/3 लिखते हैं। तो यहाँ जितना होगा ना उतना ही पावर आपको 1 में लिखनी होती है। तो 2 की पावर 1/4 हो गया, और n-r, तो n तो यहाँ पे n ही है और ये माइनस, और r की जगह हमें 4 लिखना है। इसके बाद b वाली जो चीज़ है, b है यहाँ पे 1 में और √3, और यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, तो ऊपर में तो 1 है और नीचे ये 3 लिखा जाएगा, और 3 की पावर यहाँ पे 1/4 लिखी जाएगी, 1/4, और इस सारे की पावर r होगी, और इस सब के ऊपर आपको 4 लगाना है। ये चीज़ आप समझ गए। इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आसान कर लेंगे। तो NC4 को मैं नहीं खोलूँगा, NC4 को मैं एज इट इज़ रखूँगा। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें पावर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर की पावर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मैं रफ में दिखा देता हूँ करके, यहाँ पे अगर समझ ना आ रहा हो तो 1/4 को मल्टीप्लाई करोगे आप n-4 से, तो कुछ कट तो रहा नहीं है। 1 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो n-4 हो गया, और नीचे ये 4 एज इट इज़ हो गया। तो 2 की जो पावर इसमें बनेगी वो बन जाएगी n-4/4, n-4/4। अब यहाँ पे आइए नेक्स्ट में, ये 1/3 और इसकी 1/4 पावर है, और इस सारे की पावर 4 है। तो यहाँ पे 1 की तो पावर अगर आप कुछ भी लगाओ तो वो 1 ही आएगा, तो ऊपर में तो मैं पहले 1 ही लिख लेता हूँ। मेन चीज़ अब यहाँ डिनोमिनेटर को देखिए, यहाँ 3 की पावर 1/4 है, और 3 की पावर फिर इस सारे की पावर 4 भी है, तो 4 से 4 कट जाएगा। जब इसका प्रोडक्ट इससे करेंगे तो ये वाली 4 से कट जाएगी, तो सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 3 की पावर यहाँ 1 ही बच जाएगा, तो ये सिर्फ 3 हो गया। ये मैंने सॉल्व कर दिया, इसको आप यहीं पे छोड़ दोगे, इसे हम रिजल्ट नंबर 1 रखेंगे। तो ये मेरी फिफ्थ टर्म है, कहाँ से? फ्रॉम बिगिनिंग। मैं यहाँ लिख देता हूँ लैंग्वेज में भी, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो एक चीज़ तो मैंने निकाल दी है। अब मैं निकालूंगा फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से पांचवी टर्म निकालूंगा मैं,
उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि इसके अंदर टोटल टर्म्स कितनी होंगी, उसकी मेरे को जानकारी होनी चाहिए। वो मैं पहले लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल टर्म्स होती है हमारी, जितना n होता है उससे एक एक्स्ट्रा होती है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें हो जाएंगी n+1। अब फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, अब ये लिखेंगे हम फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पहले बता देता हूँ। जैसे कि लेट सपोज टोटल 8 टर्म्स हैं किसी एक्सपेंशन में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। अब इसमें अगर आप पीछे से 5वीं टर्म देखोगे तो देखिए कौन सी मिलेगी आपको। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी होगी और ये 5वीं हो गई। 5वीं जो टर्म आ रही है वो आ रही है आपकी यहाँ पे ये वाली टर्म, और ये है कौन सी। अब इसे ये देखिए कि ये आगे से कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आगे से ये चौथी वाली है। यानी अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से, जो कि मेरा 8 है, इसमें से मैं वो माइनस करूं जौन सी मेरे को टर्म चाहिए पीछे से, मुझे 5वीं टर्म चाहिए ना, 8 में से मैंने 5 माइनस किया तो मेरा आया कितना, 3rd टर्म। वैसे 3 आ रहा है लेकिन एक्चुअली में वो है कौन सी टर्म, वो 4th टर्म है। यानी अगर मेरे को पीछे से 5वीं टर्म चाहिए तो मैं पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में से 5 माइनस करूंगा, उसमें फिर मैं 1 ऐड करूंगा, तो जौन सी टर्म होगी वो एक्चुअली में मेरी पीछे से 5वीं टर्म होगी। मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकल भी बता दिया, अगर पीछे से मेरे को टर्म 5वीं चाहिए तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आएगी। ये कैसे आ रही है, ये 8 में से जब मैं 5 माइनस करूंगा तो मेरा 3 आ रहा है, लेकिन मैं तीसरी टर्म पे थोड़ी ना पहुंच रहा हूं, मैं इससे एक एक्स्ट्रा वाली पे पहुंच रहा हूं एक्चुअली में। तो बस यही आपको करना है, टोटल टर्म्स आ गई हैं, पीछे से 5वीं चाहिए तो 5 माइनस कीजिए, जो नंबर आएगा उसमें आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, वो वाली टर्म आपकी पीछे से 5वीं टर्म होगी। अब इस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इसीलिए मैंने निकाल ली है। तो टोटल ऑफ नंबर टर्म्स हैं n+1। इसमें मेरे को पीछे से 5वीं चाहिए, तो पहले तो मैं इसमें -5 करूंगा, और क्योंकि ये करने से मेरा एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, मेरा तब आएगा जब मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा। तो ये है मेरी 5th टर्म फ्रॉम एंड। मैंने प्रैक्टिकल भी बता दिया आपको कि ऐसा क्यों होता है। अब इसे मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये n+2 हो गया, इसमें इंटीजर जो है 1 और 1 हो गया, और आगे -5 है, पूरा खोल के दिखा रहा हूं मैं इसको। फिर ये n+2 -5, ये n-3 हो गया, n-3। तो n-3th टर्म ये ऐसे लिखी जाएगी, ये वाली टर्म कहां से, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। हम तो बिगिनिंग से खोलते हैं ना एक्सपेंशन को, तो हमें बिगिनिंग से पता होना चाहिए कि हमारी बिगिनिंग में जो नंबर है, जैसे यहां पे पता चल गया कि पीछे से 5वीं जो टर्म है वो हमारी एक्चुअली में ये वाली टर्म होगी, चौथी, 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये हमारा यहाँ लिखा जाएगा इस तरह से कि n/3th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब हम शुरू से ये वाली टर्म निकालेंगे। तो जब ये वाली टर्म हम निकालेंगे तो इसे हम ऐसे लिखेंगे n-3th टर्म, क्योंकि एक्सपेंशन हम हमेशा आगे से करते हैं, पीछे से कुछ नहीं करते हैं, तो हमें तरीका वही होगा क्वेश्चन को करने का। अब इसमें भी मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसको r की फॉर्म में, क्योंकि मुझे यहाँ r की ज़रूरत पड़ेगी। तो r होता है मेरा 1 कम, तो जब मैं ये लिखूँगा n-3th टर्म में लिखूँगा तो इसमें मैं इसको ऐसे लिखूँगा, टर्म n-4 और +1, क्योंकि r तो मेरा 1 कम होता है ना, तो 1 कम होने का मतलब है -3 से 1 कम और करेंगे तो -4 हो गया, तो ये मेरा r हो गया इसके अंदर। अब मैं ये वाली टर्म निकाल देता हूं, तो n का काम तो मेरा यहां n ही करेगा, n हो गया, और ये कॉम्बिनेशन हो गया NCR, r की जगह n-4 लेना है। इसके बाद फर्स्ट टर्म है 2 और 1/4, ये मैं ऊपर भी कर चुका हूं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरी इस तरह से लिखी जाएगी 2 की पावर 1/4 और इसकी पावर n-r। अब n यहाँ पे n-4 है, सॉरी n तो है यहाँ पे n और r यहाँ पे
n-4 है, तो माइनस में मैं n-4 लिखूंगा। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई में सेकेंड टर्म मेरी लिखी जाएगी 1/3 की पावर 1/4। पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि ये है 1/3 इसकी पावर 1/4, और अब यहाँ पे ये r लिखा जाएगा, r यहाँ पे n-4 है। कैलकुलेशन में बस थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है, इन क्वेश्चंस में गलतियाँ हो जाती हैं। अब इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं कर सकता हूँ इसमें एक स्टेप यहाँ पे कि NC(n-4) को तो मैं सेम टू सेम रख लेता हूँ, या मैं इसे ये भी कर सकता हूँ कि मैं NC(n-4) को ना NC4 ही लिख लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों लिख लिया? ऐसा मैंने इसलिए लिख लिया कि ये हम पीछे क्वेश्चंस कर भी चुके हैं। जैसे 7C5 बराबर होता है 7C2 के, तो 7C2 है क्या? ये 7C7 - 5 ही तो है। जब इन दोनों का सम n के बराबर होता है तो वो वैल्यू बराबर होती है, तो NCn-r बराबर होता है NCr की, तो मैं इसे यहाँ पे सीधा NC4 ही लिख लूँगा। इससे होगा क्या कि मेरी ये पहली और पहली टर्म्स जो है ना, ये सेम सेम भी आ रही हैं। अब आगे देखिए, अब इस पे ध्यान देना है, इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। यहाँ 2 की जो पावर है इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, तो ये सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं यहाँ पर रफ में। थोड़ा पावर को ही सॉल्व करना है। इधर देखना, ये 1/4 है, इसकी जो मल्टीप्लाई होगी इससे होगी n- और n-4 से। तो पहले तो इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। ये 1-4 हो गया, इनटू में ये n-n हो गया, और ये माइनस माइनस टकरा के ये प्लस हो गया। यहाँ पे देख रहे हो आप n से n कट गया, ऊपर में 4 और नीचे में 4 है, ये भी कट गया। कुल मिला के इस सब का जो सॉल्यूशन है ना वो 1 आ गया। 1 आ गया तो आप इसको सिर्फ 2 लिख दोगे। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 2 की पावर 1 हो गया ये, इनटू में। अब इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन देख लीजिए। इसमें ऊपर में n-4 है और इनटू में करना है आपको 1/4। तो n-4 की मल्टीप्लाई 1/4 से आप करोगे तो ऊपर में n-4 आ गया और अपॉन में ये 4 आ गया, और 1 की पावर भी n-4 है, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो वो आपकी वही रहती है, 1 ही देगा। तो मैं इसे पूरे को ना 1/3 लिख लेता हूँ। 1 की पावर तो n-4 हो, चाहे कुछ भी आए, n-4 आ जाए या n-4/4 आ जाए, उस पर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो मैं बेस को सारा 1/3 ही बना लेता हूँ और इसकी पावर n-4/4 लिख लेता हूँ। ये मेरा नंबर 2 आ गया। तो मैंने दोनों चीज़ें निकाल ली और उनको सिंप्लीफाई भी कर लिया है। फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग मैंने ये निकाल लिया है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड मैंने ये निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है कि इनके जो NC4 है पहली जो कॉम्बिनेशन पार्ट है, देखिए आप, वो मैंने बिल्कुल सेम कर दिया, और इनके जो बेस है वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, और इसका जो सेकंड चीज़ है 1/3 यहाँ भी आ रहा है। अब हमें सिर्फ इसमें रेशियो लगानी है, हमारा काम हो जाएगा। जो चीज़ हमें दे रखी है, हमें ये दिया हुआ है कि ये जो टर्म्स हैं उनकी रेशियो दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, जो कि ये है NC4 इंटू में 2 की पावर n-4/4 इंटू में 1/3, और इसका जो रेशियो है किससे? फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, जो कि ये है, ये देख रहे हो आप, NC4 इंटू में 2 इंटू में 1/3 है, ये 1/3, और इसकी पावर n-4/4, ये चीज़ है। और ये रेशियो हमें दे रखी है √6:1, तो यहाँ पे मैं √6 लिख लूँगा, और 1 है तो अपॉन में ये 1 हो गया। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से हम n निकाल लेंगे। तो इसमें ऊपर नीचे मेरे को NC4 कटता हुआ दिख रहा है, ये मैं काट लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं यही कर लेता हूँ। उसके बाद मेरा 2 है यहाँ पे, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो मेरा बेस तो सेम है और ये डिवाइड में है। जब बेस सेम होता है और डिवाइड में आपका क्वेश्चन होता है तो जो पावर्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं।
यानी 2 की पावर जो मैं यहाँ लिखूंगा ना, वो मैं ऐसे लिखूंगा कि 2n-4 अपॉन 4 में से माइनस करूंगा मैं यहाँ पे 1। ये हम यहाँ पे रफ में कर लेते हैं, ये पावर को समझना आप। 2 की पावर n-4 अपॉन 4 है और ये ऐसे डिवाइड में लिखा हुआ है, और 2 की पावर ये 1 है। तो जब डिवाइड में होते हैं और बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मैं पावर को सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। n-4 अपॉन 4 में से 1 माइनस करूँगा तो एलसीएम तो 4 आएगा, और 4 1 जार 4, यहाँ पे -4 आ जाएगा, और ये वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी n-4। अब ये बन गया है n माइनस ऊपर ऊपर -4 -8 बन गया, और अपॉन में ये 4 आ गया। अब इस 4 को मैं दोबारा से दोनों के नीचे लगा लेता हूँ, तो n अपॉन में 4 हो गया और -8 अपॉन में ये 4 हो गया। अब इधर तो n अपॉन 4 रहेगा, और माइनस में ये 8/4 जो है ये 2 आ गया। थोड़ी सी ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, ये आप यहाँ पे रफ में ऐसे करके दिखा देना। बार बार यहाँ करोगे तो बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे, तो इस पर्टिकुलर चीज़ को आप यहाँ पे दिखा देना। n/4 - 2 इसकी पावर हो जाएगी जब हम इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यही लिख लेता हूँ मैं, n अपॉन में 4 और ये -2। अब आ जाते हैं ऐसे ही बेस 3 के ऊपर। 3 को मैं क्या करूँगा, 3 को मैं ये जो 1/3 है, 1/3 को मैं यहाँ ऊपर नहीं लिखूँगा, इसे मैं यहाँ डिवाइड में लिख लेता हूँ। 2 को तो मैं ऊपर ले गया और 1/3 को मैं नीचे रख लूँगा, तो 1/3 हो गया मेरा नीचे। अब इसकी पावर पे आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तब भी उसकी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है। यानी ये जो 1/3 है इसकी पावर अभी यहाँ पे 1 है, जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। नीचे आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। समझना इस बात को। अभी 1/3 है, इसकी पावर n-4/4 है, और यहाँ से ये जो 1/3 है ये नीचे आएगा तो इसके साथ में लग जाएगा। जब इसके साथ में लग जाएगा इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, और इसकी पावर जो नेगेटिव है ये यहाँ, सॉरी, इसकी पावर जो यहाँ पे पॉजिटिव है वो नीचे आके नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग गया, बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इनकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी। ऐड होने का मतलब हो गया ये n-4/4 हो गया, और ऐड करेंगे तो ये इंटीजर नेगेटिव का है तो ये -1 ही हो गया। तो जब n-4/4 और -1 आप करोगे तो देखिए ये चीज़ तो हम पीछे भी कर चुके हैं, सेम यही आएगा n/4 - 2। तो इसकी पावर हम लिख लेंगे n/4 और ये -2, इसकी भी सेम यही पावर आएगी। अब यहाँ पे फिर से आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है कि कोई चीज़ अगर आपकी डिवाइड में है और उनकी पावर बिल्कुल सेम है तो उन्हें हम ब्रैकेट में डिवाइड कर लेंगे और पावर एक ही बार लगा लेंगे। वही काम हम यहाँ कर लेंगे। इनकी पावर बिल्कुल सेम है ना, पावर कॉमन है और ये डिवाइड में, तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय 1/3, और इस सब की पावर हो गई है n/4 - 2। अब डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, फ्रैक्शन ही तो है ये भी आपने किया हुआ है छोटी क्लास में, कि जब आपके दो फ्रैक्शन डिवाइड में होते हैं पहला फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा और दूसरे का मल्टीप्लाई बन जाएगा, अगले वाले का फ्रैक्शन वो पलट जाएगा। जब इसे हम पलटेंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 आ गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी पावर चल रही है n/4 - 2। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 3 जार 6 हो गया, और 6 की पावर हो गई है n/4 - 2। ये जो चीज़ आपकी चलती जा रही है ये यहाँ पे मैं साथ में लिखता रहूँगा, ये रेशियो चल रही है, इसको मैं साथ साथ हर स्टेप में चलाऊँगा। √6/1 यहाँ पे √6/1 और यहाँ पे √6/1, ये साथ चलता रहेगा। रेशियो वाली जो चीज़ है ये चल रही है ना साथ साथ। अब यहाँ आगे मैं क्या करूँगा कि ये तो है मेरा बेस 6 और इसकी मैंने पावर लगा रखी है, और यहाँ पे है √6, तो इस √6 को भी तो मैं 6 बना सकता हूँ। इस रूट को मैं 6 कैसे बनाऊँगा, इसको मैं 6 ऐसे बना लूँगा, और इसकी जो पावर है जो यहाँ पे स्क्वायर रूट में दे रखी है वो मैं 1/2 लिख लूँगा। अब मैंने इसे भी 6 बना लिया और यहाँ तो 6 चल ही रहा है, 6n/4 - 2। अब देखिए बेस सेम है ना और बीच में बराबर का निशान है,
तो ये बराबर तभी तो हो सकता है जब इनकी पावर भी सेम होगी, इनकी वैल्यूज तभी तो बराबर आएंगी जब इनकी पावर भी सेम होगी। तो अकॉर्डिंग टू इसके अब इनकी जो पावर्स है ना वो सेम है, तो यहाँ से अब हम लिखेंगे देयरफॉर, क्योंकि बेस सेम है और बीच में बराबर भी है तो इनकी पावर सेम होगी। तो देयरफॉर करके हम लिखेंगे n/4 - 2 ये बराबर होगा 1/2 के। बस यहाँ से आपको सिंप्लीफिकेशन करके आपका n आ जाएगा। क्वेश्चन छोटा ही है, बस समझाने की चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा है, बाकी आसान है। अब इसे यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। मुझे वैल्यू n की निकालनी है तो n वाली चीज़ को मैं अकेला रख लेता हूँ, इधर में 1/2 है, n/4 के साथ में -2 है तो यहाँ पे +2 चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये n/4 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ 2 2 ज़ार 4 और ये 1 सॉल्व करोगे तो ये 5/2 आ गया। अब वैल्यू n की निकालनी है तो n को अकेला छोड़ लो, 4 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये 5/2 हो गया, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है 4 तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार ये कट गया, 5 2 ज़ार 10 हो गया। तो n की वैल्यू आ गई है 10। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।